जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11th चैप्टर 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है। हाउ इज RBI कंट्रोलिंग द कॉमर्शियल बैंक। पहले हम यह देखते हैं कि रिजर्व बैंक को व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बैंकों के पास क्या होता है? मुद्रा। तो रिजर्व बैंक क्या करती है कि उसी मुद्रा की मात्रा को कम या अधिक करके अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है और उसी से व्यावसायिक बैंकों को नियंत्रित करती है। अब रिजर्व बैंक मुद्रा की मात्रा को कम और अधिक क्यों करती है? देखिए, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अधिक होती है तो वह हानिकारक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यदि मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो बस लोगों के पास पैसा अधिक होगा और लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो वो मांग अधिक करेंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगी और जो गरीब होंगे वो तो वस्तुओं को खरीद ही नहीं पाएंगे। अब दूसरी ओर यदि हम देखें कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम है तो क्या होगा? यदि मुद्रा कम है तो लोगों के पास पैसा कम होगा तो वे मांग कम करेंगे तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, उत्पादकों को हानि होगी। तो RBI का काम होता है कि वो व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करे। क्वेश्चन है आपका कि रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। RBI विभिन्न अनुपातों और दरों को निर्धारण कर वाणिज्यिक बैंक पर नियंत्रण रखती है। जो रिजर्व बैंक है हमारी केंद्रीय बैंक है और वो क्या करती है कि विभिन्न प्रकार की दरों को निर्धारित करती है जिससे कि क्या हो कि वाणिज्यिक बैंकों के पास जो मुद्रा है उसकी पूर्ति नियंत्रित होती है। यानी रिजर्व बैंक को जब ज़रूरत होती है तो वो वाणिज्यिक बैंकों की मुद्रा की पूर्ति को कम कर देती है और जब ज़रूरत होती है तो बढ़ा देती है। यानी वाणिज्यिक बैंकों की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करके रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण रखती है। तो अब ये वाणिज्यिक बैंकों की मुद्रा की पूर्ति को रिजर्व बैंक कैसे नियंत्रित करती है? सबसे पहले है CRR, नगद आरक्षित अनुपात। ये CRR क्या होता है? जितनी भी जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं, वाणिज्यिक बैंक होती हैं, जैसे SBI एक वाणिज्यिक बैंक है, इन्हें अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक RBI हमारी केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपये जमा किए और CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो कितना है? 10% है। तो इसका मतलब है कि 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 10। तो 10 रुपये कहाँ पहुँच जाएंगे? RBI के पास पहुँच जाएंगे। यानी अब बैंक के पास कितने रुपए बचे? 90 रुपये बैंक ऋण दे सकती है। तो ये ऋण किसे देगी? जनता को। अगर ये दर परिवर्तित हो जाए, जैसे 10 की जगह 20% हो जाए, यानी आपने 100 रुपये जमा किए तो बैंक RBI के पास कितने जाएंगे? 20 रुपये जाएंगे। SBI के पास कितने बचेंगे? 80 रुपये। तो अब यदि देखिए, जब 10% दर है, CRR जब 10% है तो बैंक ऋण ज़्यादा देगी। जब CRR 20% है तो बैंक ऋण क्या होगी? कम देगी। तो इस प्रकार जब CRR बढ़ती है तो बैंक की मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब CRR घटती है तो बैंक की मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा है वैधानिक तरलता कोषानुपात। ये क्या होता है? जैसे SBI जो कि एक वाणिज्यिक बैंक है, आप गए और आपने SBI में 100 रुपये जमा किए। अब ये जो 100 रुपये थे, बैंक को क्या करना पड़ता है कि अपने पास जितनी भी जमा होती हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत जो है खुद के पास कोष के रूप में रखना पड़ता है। ये RBI के पास नहीं गया, ये पैसा कहाँ है? ये है SBI की तिजोरी।
ये SBI की क्या है, तिजोरी। तो आपने 100 रुपये जमा किए तो SBI ने क्या किया कि अपनी तिजोरी में इस 100 रुपये में से 20 रुपये या 10 रुपये अपनी तिजोरी में रख लिए, क्योंकि SLR मान लेते हैं हम 10% है, यानी 100 रुपये में से 10 रुपये उसने अपनी तिजोरी में रखे। अब ये तिजोरी में क्यों रखती है SBI, क्योंकि आप गए 100 रुपये आपने जमा कर दिए, दूसरे ने फिर 100 रुपये जमा कर दिए, तीसरे ने फिर 100 रुपये, ऐसे कई लोगों ने 100 रुपये जमा किए। अब वो सभी लोग के 100 रुपये में से 10 रुपये तो तिजोरी में चले जाएंगे और 90 रुपये क्या होंगे, ऋण के लिए बच जाएंगे। अब सारे लोग एक साथ तो पैसे लेने आएंगे नहीं, तो अब ये जो 10 रुपये रखे हैं उनमें से उन लोगों को भुगतान कर दिया जाएगा जो कि अपने पैसे निकालने आएंगे। तो वैधानिक तरलता कोषानुपात में क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखना पड़ता है। अब ये आप यदि अपने पास भूल रहे हो तो एस से याद कर लेना, एस मतलब सेल्फ यानी अपने पास रखना होता है। अब यदि मान लीजिए कि ये जो वैधानिक तरलता कोषानुपात 10% की जगह 20% हो जाए, यानी आपने 100 रुपये जमा किए तो 20 रुपये तो गए तिजोरी में और 80 रुपये कहाँ जाएंगे, ऋण के रूप में लोगों को मिल सकते हैं। तो जब ये जो SLR है, जब SLR ज़्यादा होता है, 20% ज़्यादा है, तो मुद्रा की पूर्ति, बैंक जो है ऋण देने के लिए कम राशि बचती है, मुद्रा की पूर्ति बाजार में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि लोग ऋण लेंगे वही अर्थव्यवस्था में जाएगा। तो जब SLR अधिक होती है तो मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, कम हो जाती है। जब SLR कम होती है तो मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, अधिक हो जाती है। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये बैंक में जमा किए। बैंक ने क्या किया कि CRR यानी कैश रिज़र्व रेशियो, ये किसके पास जाता है, RBI के पास। तो बैंक ने क्या किया कि इस 1000 में से 60 रुपये CRR के रूप में RBI के पास जमा कर दिए, ठीक है। और SLR यानी बैंक को अपनी तिजोरी में भी रखना है, तो उसने 200 रुपये जो है वो SLR के रूप में अपने पास रख लिए। अब SLR में क्या रख सकते हैं, SLR के रूप में आप किसी जो है सरकारी प्रतिभूति को भी रख सकते हैं, किसी गोल्ड को भी रख सकते हैं, नकद को भी रख सकते हैं। उन सब का मूल्य टोटल मिलाकर कितना हुआ, 200 रुपये। तो आपने 1000 जमा किए थे, इसमें से 60 रुपये CRR के रूप में RBI के पास गए और 200 रुपये SLR के रूप में बैंक ने अपनी ही तिजोरी में रख लिए। अब बचे कितने रुपए, 740 रुपये। ये 740 कहाँ जाएंगे, लोन के रूप में जनता के पास जाएंगे या उद्योगों में जाएंगे, अर्थव्यवस्था में जाएंगे। अब यदि ये जो CRR और SLR की दर बढ़ जाए, यानी बैंक को अपने पास अधिक पैसा रखना पड़ेगा। अगर बैंक अपने पास अधिक पैसा रखेगी यानी बाज़ार में पैसा कम पहुंचेगा, तो CRR या SLR जब बढ़ती हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, घट जाती है। और जब CRR और SLR घटती हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब है बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड है अल्पकालीन ऋण देता है, यानी बैंकों को यदि थोड़े से समय के लिए ऋण की ज़रूरत हो तो वो क्या कर सकती हैं, RBI से पैसे ले सकती हैं और इस पर वो जो भी जिस दर से ब्याज देंगी उसे हम क्या कहेंगे, बैंक दर। देखिए ये है आपकी RBI यानी स्टेट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और ये है आपकी SBI। अब SBI को अल्पकालीन ऋण की ज़रूरत है, तो इसने क्या किया कि RBI को कहा, तो RBI ने क्या किया कि अपना पैसा रिज़र्व इसको दे दिया। अब SBI से वो जिस दर पर, मान लीजिए कि दर क्या है, 10% ब्याज की दर है, तो 10% ब्याज की दर पर
एसबीआई को पैसा दिया, इस ब्याज की दर को ही हम क्या कहेंगे, बैंक दर या रेपो दर। एसबीआई को पैसों की ज़रूरत थी अल्पकाल में, तो उसने क्या किया, आरबीआई से लोन लिया, और आरबीआई का पैसा कहाँ चला गया, एसबीआई के पास चला गया। इसके बदले में जो ब्याज देगा वो दर क्या कहलाएगी, बैंक दर या रेपो दर। अब क्या है कि एसबीआई ने 10% की दर पर, बैंक दर पर आरबीआई से पैसा लिया है, तो अब जनता को पैसा किस दर पर मिलेगा, 10% से ज़्यादा पर मिलेगा। मान लीजिए कि एसबीआई ने जनता को 15% पर यही वाला लोन दे दिया जो उसने आरबीआई से लिया था। अब दूसरी कंडीशन देखिए कि मान लीजिए कि आरबीआई कहे कि नहीं, हम 10% नहीं 15% बैंक दर पर ऋण देंगे, तो अब इस व्यक्ति को 15% पर नहीं बल्कि किस पर मिलेगा, 20%, क्योंकि यदि 15% पर लोन देगी तो एसबीआई को कोई फ़ायदा नहीं है, उसने आरबीआई से 15% पर लिया और ग्राहक को भी 15% पर दिया। तो अब ग्राहक को कितने % पर लोन मिला, 20% पर। तो इसका मतलब है कि जब बैंक दर बीआर यानी बैंक दर या रेपो दर, जब बैंक दर बढ़ जाती है, जब बैंक दर बढ़ जाती है तो लोग, अब पहले लोगों को 15% पर ऋण मिल रहा था, अब 20% पर, यानी ब्याज दर बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये व्यक्ति क्या सोचेगा, अब तो मैं कम ऋण लूँगा, कम ऋण लूँगा, यानी अर्थव्यवस्था में पैसा क्या होगा, कम जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब बैंक दर बढ़ जाती है, तो जब बैंक दर बढ़ जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, और जब या बैंकों के पास ऋण देने के लिए कोष कम हो जाते हैं। अब एसबीआई भी क्या करेगी, कम ही ऋण लेगी, और जब बैंक दर घट जाती है तो बैंकों के पास मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ये रिवर्स रेपो दर क्या होती है। रिवर्स रेपो दर वह होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक, हमारा केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। रिवर्स रेपो में वृद्धि से पैसे की या धन की आपूर्ति कम हो जाती है, और इसके विपरीत भी। इसका मतलब समझिए कि ये है आपकी आरबीआई और ये है आपकी एसबीआई। अब मान लीजिए कि आरबीआई जो है वो एसबीआई से ऋण लेती है, यानी एसबीआई का पैसा कहाँ चला गया, आरबीआई के पास। तो जिस दर पर ऋण, अब क्या है, कोई भी बैंक किसी बैंक को पैसे देती है, धन देती है, तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेती है। तो जिस दर पर एसबीआई आरबीआई को ऋण देगी उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो दर। यानी एसबीआई का पैसा कहाँ चला गया, आरबीआई में चला गया। अब यदि रिवर्स रेपो दर बढ़ जाए, मान लीजिए पहले 10% थी और अब क्या हो गई हैं 20%, तो एसबीआई को क्या लगेगा कि ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगी। तो एसबीआई के पास मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट जब अधिक हो जाती है, रिवर्स रेपो रेट जब अधिक हो जाती है तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रिवर्स रेपो रेट जब कम हो जाती है तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। चित्र से देखते हैं हम। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट में जो आरबीआई है, हमारा केंद्रीय बैंक है, उससे उसका पैसा जो है कहाँ चला जाता है, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक के पास। मतलब रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई ऋण देती है किसको, व्यापारिक बैंकों को। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंकें आरबीआई से ऋण लेती हैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट वह रेट होती है जिसमें आरबीआई यानी कॉमर्शियल बैंक जो है एसबीआई यानी
रिज़र्व बैंक एसबीआई से ऋण लेती है, यानी एसबीआई का या कॉमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक का पैसा कहाँ चला जाता है? रिज़र्व बैंक है। तो रेपो दर में पैसा किसे मिलता है? व्यापारिक बैंकों को। और रिवर्स रेपो में पैसा किसके पास चला जाता है? आरबीआई के पास। अब यदि हम इन सबको शॉर्ट में देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, इन सब का क्या प्रभाव होता है? ये जितनी भी दरें हैं आपकी दो, एक तो ये रिवर्स हो गई और एक रेपो दर, फिर आपने पढ़ा सीआरआर यानी रिज़र्व बैंक के पास धन रखना पड़ता है, और आपने पढ़ा एसएलआर। अब इनमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है आपको, इनका विवरण पहला तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं और इनका क्या प्रभाव होता है। सीआरआर में 2 बार आर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पैसा रिज़र्व बैंक के पास रखना पड़ता है। एसएलआर यानी बैंक को अपने पास कुछ पैसा रखना पड़ता है। रेपो दर का मतलब क्या है कि बैंक का पैसा कहाँ चला जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा। रिवर्स रेपो दर का मतलब क्या है कि बैंक रेपो दर में आरबीआई का पैसा बैंक के पास चला जाता है और रिवर्स रेपो में बैंक का पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। यानी जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है वो वह रेपो दर होती है, और जिस दर पर बैंकें आरबीआई को ऋण देती हैं वह रिवर्स रेपो दर होती है। इन सभी का प्रभाव एक जैसा होता है। आपको अर्थ तो याद हो गया, प्रभाव एक जैसा है, बस आप एक बार समझ लीजिए क्या प्रभाव है कि ये सारी दरें जब बढ़ती हैं तो मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है? मनी, जब ये कोई भी दर हैं, जब ये चारों दरें बढ़ती हैं तो मनी सप्लाई कम होगी या अधिक, ये आप बताइए। जब ये दर बढ़ती हैं तो मनी सप्लाई जो होती है कम हो जाती है, और जब ये दरें घटती हैं तो मनी सप्लाई अधिक हो जाती है। तो आपको बस एक बात याद रखना है कि इनका अर्थ क्या होता है और इनके बढ़ने और घटने का क्या प्रभाव होता है, बस ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। हाउ इज़ आरबीआई कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक? आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कैसे कंट्रोल करती है? आरबीआई कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक कैसे बाय वेरियस इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल करती है। स्टैट्यूटरी, लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिक्स्ड द इंटरेस्ट रेट एंड ऐसे कई तरीके हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे कि आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल कर सकती है। देयर आर रेशियो एंड रेट्स दैट फिक्स्ड बाय आरबीआई। बहुत सारे रेशियो और रेट जो होते हैं वो आरबीआई द्वारा फिक्स किए जाते हैं। इट इज़ मैंडेटरी, ये बिल्कुल आवश्यक होता है कॉमर्शियल बैंक के लिए कि वो जो रेट और रेशियो आरबीआई ने फिक्स किए हैं उनको मेंटेन रखें, यानी उतना पैसा यदि अपने पास रखना है तो अपने पास रखें और बैंक को आरबीआई के पास रखना है तो आरबीआई के पास रखें। ऑल द मेजर कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक, ये मेजर जो हैं वो कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करते हैं। अब कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है बैंक रेट, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक। बैंक रेट क्या होती है? जिसमें सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ की एट द हैंड ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। ये जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के हाथों में। इंक्रीज इन द बैंक रेट विल मेक द मनी सप्लाई डिक्रीज एंड वाया वर्सा। मीन्स बैंक रेट यदि इंक्रीज होती है तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। वाया वर्सा मीन्स इसका उल्टा भी क्या होता है कि बैंक रेट डिक्रीज होती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड वन, कैश रिजर्व रेशियो, आरआर मीन्स पैसा कहाँ रखना है? आरबीआई में। इट refers to minimum amount of fund that commercial bank has to maintain with the Reserve Bank of India.
कॉमर्शियल बैंक के लिए मैंडेटरी होता है कि वे अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखें इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट ऑन द ए फॉल ऑफ CRR will lead to an increase in the money supply. Means if CRR increases, money supply will decreases. CRR means minimum amount of fund commercial bank maintain with the Reserve Bank of India. कॉमर्शियल बैंक का पैसा कहाँ जाता है? रिजर्व बैंक के पास। और यदि CRR बढ़ जाता है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है और इसका उल्टा भी होता है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कंसर्न with the maintaining minimum reserve asset with RBI. इसमें भी क्या होता है कि मिनिमम रिज़र्व जो RBI के द्वारा तय किया जाता है और जो कॉमर्शियल बैंक होती हैं उनको अपने पास रखना होता है। इट इज़ देयर फॉल द SLR. यदि SLR कम होता है, SLR गिरता है तो क्या होता है? इंक्रीज मनी। SLR आप मनी ये इसका मीनिंग समझ लीजिए और इम्पैक्ट। SLR S मीन्स सेल्फ। वैसे तो S का मीन्स स्टैट्यूटरी है, लेकिन आप रटने मतलब आपको समझ में आए कि पैसा कहाँ जाएगा तो S का मतलब आप क्या कर लें? सेल्फ, यानी बैंक के अपने पास रखती हैं SLR। जितना परसेंट RBI तय करता है उतना पैसा वो अपने पास रखती हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि यदि SLR बढ़ जाता है तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। SLR घट जाता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स कुछ प्रतिभूतियाँ होती हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन refers the buying and selling of the security in open market. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसे बैंक ओपन मार्केट में बाय और सेल करती हैं इन ऑर्डर टू इफेक्ट द मनी सप्लाई इन द इकनॉमी, जिससे कि इकनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। द सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय RBI विल वाइप आउट एक्स्ट्रा कैश बैलेंस फ्रॉम द इकनॉमी। मीन्स यदि RBI जो है वो सेल करती है, RBI क्या करती है? सेल करती है किसको? सिक्योरिटीज़ को। तो उससे क्या होता है कि इकनॉमी की एक्स्ट्रा कैश जो है हट जाती है। यानी ये एक सिक्योरिटी है और जिसको कि RBI जो है उसने बेचा जनता को। तो जनता ने क्या किया? इस सिक्योरिटी को लिया और जनता का पैसा खरीदने के लिए पैसा देगी, तो जनता का पैसा कहाँ चला गया? RBI में। और इकनॉमी में क्या हो जाएगा? जो मनी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। यानी जब सेलिंग होती है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की जाती हैं तो उससे मनी सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका उल्टा देखिए कि जब RBI जो है वो सिक्योरिटीज़ को खरीद रहे हैं, ये सिक्योरिटी है और ये व्यक्ति के पास है, इसे RBI खरीदना चाहती है, यानी ये व्यक्ति RBI को सिक्योरिटी देगा और RBI इसको क्या देगी? पैसे देगी। यानी व्यक्तियों के हाथ में पैसे आएंगे और इकनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। किससे? परचेजिंग से। तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं इनमें जब सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनको सेल किया जाता है तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है और सिक्योरिटीज़ को परचेज़ किया जाता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, थैंक यू।